प्रदेश में 3 मई से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने कराया ऑनलाइन पंजीकरण। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा राज्य कार्यालय में बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले का किया दौरा। सीएम धामी ने पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में बनाए जा रहे क्रांति मेले में हुए शामिल। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने लिया फैसला। चार धाम यात्रा तक शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल। प्रेमचंद अग्रवाल ने वीकेंड पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बीएल संतोष का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। बीजेपी के दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय महामंत्री ने सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देखा है और चंपावत उपचुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की है। दरअसल आपको बता दें कि चंपावत से पुष्कर सिंह धामी जो कि उपचुनाव लड़ेंगे और इस बीच यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। और बीएल संतोष का ये 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। राष्ट्रीय महामंत्री ने सरकार का अब तक का रिपोर्ट कार्ड देखा है, क्या कुछ सरकार कर रही है और किस तरह से यहाँ पर जनता के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो तमाम घोषणाएं हैं, उसको किस तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है और किस तरह से विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। तो सरकार का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देखा है बीएल संतोष ने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो कि कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव के लिए यहाँ पर कौन सी जो सुरक्षित सीट है वो मुफीद होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए, उस पर काफ़ी सोच विचार हुआ। और उसके बाद यहाँ पर चंपावत जो सीट है उपचुनाव के लिए फाइनल हुई। और उसके बाद अब यहाँ पर जिस तरह की तैयारियाँ जो कि बीजेपी ने शुरू कर दी हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए, यानी कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर क्या कुछ रूपरेखा है, किस तरह की तमाम तैयारियां हैं और किस तरह से यहां पर जीत हासिल की जा सकती है दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर बीजेपी ही इस सीट को जीत पाई थी। क्योंकि ये सीट बेहद खास है। चंपावत सीट से 2 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और लड़ाई बेहद कांटे की टक्कर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर बीएल संतोष ने यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। और इस बीच यहाँ पर एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर जहां पर धामी सरकार के 1 महीने पूरे हुए हैं। सुशासन और प्रशासनिक सुधार पर सरकार का फोकस है। दरअसल यहाँ पर सत्यापन अभियान सहित तमाम बड़े फैसले लिए हैं इस बीते 1 महीने में और धामी सरकार के फैसलों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि धामी सरकार ने बीते 1 महीने में जिस तरह से रफ्तार के साथ काम किया, जिस तरह से प्रगति लगातार हो रही है और जिस तरह से दिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो 1 महीना हो चुका है और इस बीच बीते 1 महीने में जिस तरह से तमाम काम किए जा रहे हैं, उन फैसलों की, उन कामों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। और धामी सरकार के 1 महीने पूरे होने के बाद यहाँ पर सुशासन और प्रशासनिक सुधार पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, उस पर यहाँ पर सत्यापन अभियान सहित तमाम बड़े फैसले जो कि धामी सरकार की ओर से लिए गए हैं, उनकी चर्चाएं प्रदेश में जोरों पर हैं। उसकी चर्चाएं हो रही हैं, उनकी तारीफ हो रही है और उत्तराखंड की जनता यही चाहती है कि जिस तरह से सरकार लगातार फोकस होकर काम कर रही है, वो काम आगे भी यूं ही होते रहें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में 3 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ने रफ्तार पकड़ ली है।
अब तक 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं और इसमें केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया। और इस बार 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पर्यटन विभाग ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य की है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्री और श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा रहे हैं। इस बार पंजीकरण के साथ ही यात्री को QR कोड भी जारी किया जा रहा है और यात्रियों को QR कोड जारी होने से न केवल ये पता लग सकेगा कि पंजीकरण करने वाले यात्री ने दर्शन किए हैं या फिर नहीं किए, बल्कि तीर्थ यात्रियों उनके वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। QR कोड यात्रियों को दिए जाने वाले रिस्ट बैंड में रहेगा और जिसे प्रत्येक धाम में स्कैन किया जाएगा। इससे पर्यटन विभाग को यह पता रहेगा कि कौन सा यात्री कहां पर है और पर्यटन विभाग के मुताबिक 4 धाम यात्रा में 3 से 31 मई तक के लिए 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अपना पंजीकरण किया है और जिसमें यमुनोत्री धाम के लिए 15,829, गंगोत्री धाम के लिए 16,804, केदारनाथ धाम के लिए 41,107 और साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए 29,488 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी राज्य कार्यालय में यहां पर बैठक आयोजित की गई है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल आप देख सकते हैं जहां यहाँ पर जो बैठक आयोजित की गई थी कार्यालय में, इस दौरान यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कि नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जब यहाँ पर सीएम धामी के साथ मौजूद रहे, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और प्रदेश में किस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी यहाँ पर पूरा फीडबैक लिया और सरकार के कामों की तारीफ भी की कि किस तरह से धामी सरकार प्रदेश में लगातार काम कर रही है। कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई है इस बैठक में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के पीटसैंड क्षेत्र के मासो चोपड़ाकोट का दौरा किया, जहां सीएम धामी ने पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जा रहे क्रांति मेले में वो शामिल हुए और साथ ही क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें याद किया और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अब से हर साल क्रांति मेले को मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की वीर सपूतों की भूमि रही और इसी भूमि से ऐसे महापुरुषों ने भी स्वतंत्रता से पहले जन्म लिया जिन्होंने देशवासियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। कुछ ऐसी ही छाप स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने हम सबके मन में छोड़ी है, जिन्हें देश सदियों तक इसी तरह से याद करता रहेगा। और साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा कि 23 अप्रैल 1930 का दिन इतिहास के पन्नों में कैद हो गया, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के दौरान रॉयल गढ़वाल राइफल के हवलदार मेजर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने ब्रिटिश हुकूमत के उन निर्देशों को मानने से साफ तौर पर मना कर दिया था, जिसमें भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद कर रहे निहत्थे पठानों पर ब्रिटिशर्स ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का हुक्म तो दिया, लेकिन इन निर्देशों को मानने से वो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और इनकार कर देने वाले वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के महान नायक बन गए। सीएम ने कहा कि देश उन्हें आज भी याद करता है, उन्हें आज भी देश के लोग, प्रदेश के लोग उन्हें हमेशा नमन करते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे महापुरुषों के योगदान को कभी भूले ना। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा इसलिए स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में इसी तरह से इस दिन उन्हें याद करते हुए क्रांति मेला पीटसैंड में इसी तरह से मनाया जाएगा। वहीं सीएम ने आगे ये भी कहा वे यहाँ की जनता को स्नेह उन्हें हर बार प्राप्त होता आया और वे इसके लिए जनता के आभारी हैं।
इसको देखकर देखिए जो यहाँ की हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, औद्यानिकी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिले लोगों को, उस पर हम काम करेंगे। जनपद पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की। विधायक रितु खंडूरी ने कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में मनौती स्वरूप घंटी भी बजाई और घंटी भी लगाई और इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद पालिका सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष और विधायक रितु भूषण खंडूरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया और जिसमें विधायक रितु भूषण खंडूरी यहां पर शामिल हुई। पौड़ी मेरा दादी का घर रहा है और बचपन से मैं पौड़ी आती रही हूँ और कंडोलिया देवता, क्यों कालेश्वर, सत्यनारायण मंदिर नीचे, ये बचपन में हमारे जैसे खेल के मैदान होते थे, यहाँ आना ही आना होता था। वो तो आस्था धीरे धीरे जगी, समझे हम चीजों को, लेकिन मैं अभी चढ़ते हुए यही बता रहे थे कि क्यों कालेश्वर भी हम लोग बचपन में अवश्य जाते थे, मतलब घूमते घामते पहुंच जाते थे। तो ये आस्था जो है वो परिवार में रही है। मेरे पिताजी भी जब भी पौड़ी आते थे कंडोलिया देवता जरूर पहुंचते थे और आशीर्वाद लेते। उत्तराखंड के ऋषिकेश के अभिभावक संघर्ष महासंघ के संयोजक ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपकर वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी के बारे में बताया, जिसमें जैन ने कहा कि सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में लंबा जाम लग रहा है। इससे शनिवार को स्कूली बच्चों को विद्यालय से आने जाने में काफी दिक्कतें आती हैं और छोटे बच्चों को विद्यालय आने जाने में अभिभावकों को काफी समय लग जाता है। उन्होंने शनिवार को विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी करने की मांग की थी और जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को 4 धाम यात्रा संचालित होने तक शनिवार को विद्यालयों को बंद किए जाने के निर्देश दिए। आने वाले समय में जो स्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ अपने तीर्थनगरी ऋषिकेश की, 4 धाम यात्रा प्रारंभ होनी है और वीकेंड पे तो एक हालत ये हो जाती है हमारे इस क्षेत्र में कि तमाम जो पर्यटक हैं हमारे तीर्थनगरी की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा भी होता है, दिक्कतें भी लोगों को आती हैं। और महसूस ये भी किया गया कि जो स्कूल की बसें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो यदि उस भीड़ में या जाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फंसते हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक 2-3 घंटे बाद पहुंचते हैं या 2.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पहुंचते हैं। तो बच्चे के साथ समस्या तो ही है। तो अभी मेरे को यहाँ अपने अभिभावक महासंघ के उत्तराखंड को आवंटित 38वें राष्ट्रीय खेल अब 2024 में कराए जाने की तैयारी है और साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। तय समय पर अवस्थापना विकास कार्यों को कराया जा सके और इसके लिए वो खुद केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों का आवंटन साल 2014 में किया गया था, जो 2018 में प्रस्तावित था और विभाग की आधी अधूरी तैयारियों और केंद्र सरकार से समय पर आर्थिक सहायता न मिलने से तय समय पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए करीब 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 719.44 करोड़ की पीपीआर और आयोजन के लिए 249.97 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कई बार अनुरोध करने के बाद भी केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। इस कारण राष्ट्रीय खेलों का आयोजन टलता चला गया। छह मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। खुद पीएम अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण देखेंगे और सीएम, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा व्यवस्थाओं का आंखों देखा हाल जान पाएंगे। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है और साथ ही ये पहला मौका है जब पीएम कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा।
इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा को खुद पीएम मोदी अपने कार्यालय से देख पाएंगे और यात्रा के लाइव प्रसारण और मॉनिटरिंग के लिए स्वान और एनआईसी ने केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रीक्वेंसी आईपी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए पूरे केदारनाथ सहित 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रीक्वेंसी से लिंक किया गया और डीएम कार्यालय और यात्रा कंट्रोल रूम में लगी एलईडी के माध्यम से केदारनाथ यात्रा पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग से सचिवालय को इंटीग्रेटेड नेटवर्क और पीएमओ कार्यालय को एनआईसी इंटीग्रेटेड से लिंक कर यात्रा को लाइव देखा जा सकेगा। वहीं यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ साथ वीडियो और ऑडियो कॉलिंग से संवाद भी होगा। गाडू घड़ा कलश यात्रा नरेंद्र नगर राजमहल से ऋषिकेश पहुंची है और आपको बता दें कि गाडू घड़ा कलश यात्रा का भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ पूजा अर्चना कर स्वागत किया। वहीं बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के चेला चेतराम धर्मशाला में गाडू घड़ा को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। इस मौके पर धार्मिक आयोजन भी यहां पर किए गए और इसके बाद गाडू घड़ा अगले पड़ाव श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इससे पहले भगवान बद्री नारायण का भोग प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने के बाद इसी पवित्र तेल से बद्री नारायण का अभिषेक के बाद लेप किया जाएगा। ये गाड़ू घड़ा हमारा ये नरेंद्र नगर में हमारी जो रानी जी के नेतृत्व में सुहागिन महिलाओं के द्वारा इसको पिरोया जाता है और ये तिल का तेल होता है। तिलों का तेल ये जब हम भगवान बद्री विशाल जी का अभिषेक होता है तो अभिषेक के बाद ये लेपन का कार्य होता है और ये 6 महीने तक हम इसको नित्य अभिषेक में प्रयोग करते हैं। और ये यात्रा आज हमारा यहाँ पे ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए प्रस्थान होगा। वहाँ पे विश्राम होगा। प्रातः पूजा अर्चना करने के उपरांत हम लोग यहाँ पे कर्णप्रयाग उमा देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा जो डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिम्मर, वहाँ पे हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ पे खांडू देवता का मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पे स्थापित हो जाएगी और प्रथम चरण की यात्रा हमारी वहाँ पे होगी। उसके बाद कपाट उद्घाटन के उपरांत हम लोग 6 तारीख को वहाँ पे हम ये नरसिंह मंदिर में और 7 को हम बद्रीनाथ धाम पे जाएंगे और 8 को हमारे कपाट खुलेंगे। लालकुआ तराई पूर्वी डॉली रेंज वन विभाग की टीम ने यहां पर आगामी मानसून सीजन में 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत डॉली रेंज वन कार्यालय में स्थित नर्सरी में फलदार और छायादार के साथ साथ कई प्रजातियों के पौधे यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे डॉली रेंज के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में लगाए जाएंगे और साथ ही साथ क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर भी ये पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ तराई पूर्वी डॉली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने जानकारी दी और कहा कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए डॉली रेंज कार्यालय में स्थित नर्सरी में 16 प्रजाति की पौध तैयार की जा रही है, जो मानसून सीजन में डॉली रेंज के वन क्षेत्र में लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस बार मानसून सीजन में 1.5 लाख से ज्यादा पौधे रोपित करेगा और जिसकी तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा इसी के तहत ये नर्सरी में अमला, बेहड़ा, शीशम, पीपल, आम, हरहाड़, जामुन, अर्जुन, सहजन की पौध यहाँ पर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन पौधों के रोपित होने से हरियाली बढ़ेगी और जिससे प्रदूषण स्तर कम होगा और जानवरों को भोजन भी मिल पाएगा, जिससे मानव वन्य जीवन के संघर्षों में कमी आएगी और साथ ही लोगों को राहत मिलेगी। 12.25 लाख जो पौधों की नर्सरी उगाई गई है इस वर्ष के लिए, उसमें वन विभाग के द्वारा ऐसे प्लांट भी उगाए गए हैं जिससे कि जो वन्य पशु हैं उनको भी चारा मिले, बर्ड्स को फल मिले। अतः ऐसी समस्त प्रजातियां उगाई गई हैं जो कि वन क्षेत्र में के अनुकूल हैं और हो सकें। इसमें जैसे प्रजातियों में अगर आप मुख्य रूप से देखा जाए तो हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, अर्जुन है, जामुन है, शीशम है और आम की प्रजाति है, सहजन की प्रजाति है। इस प्रकार की लगभग 15 से 16 प्रजातियां इस बार हम उगा रहे हैं नर्सरी में। तराई क्षेत्र में जनरली थोड़ा सा गर्मियों के समय समस्या रहती है। जनरली पौधे जो वन क्षेत्र में इस तराई के एरिया में सिंचाई की ऐसी विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि पौधे नेचुरली ही इस मौसम में इस प्रकार से। उत्तराखंड के लालकुआ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।
स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में अभी भी जांच जारी है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल किच्छा में एडीटीएफ टीम के साथ किच्छा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। एक आरोपी को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़ा गया आरोपी लग्जरी कार में नशीले इंजेक्शन की खेप लेकर किच्छा आ रहा था और सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा किया और कहा कि एडीटीएफ और किच्छा पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में सवार किच्छा निवासी छत्रपाल सिंह को 300 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि पकड़ा गया आरोपी साल 2019 में भी नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था। सीओ शर्मा का कहना है कि पकड़े गए आरोपी की कुंडली खंगाली जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी की भी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार नशे के कारोबारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पुलिस और एटीटीएफ के द्वारा बाईपास पर छत्रपाल है और इसको 300 इंजेक्शन के साथ क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करता है और काफ़ी व्यापार कर चुका है, पहले भी एनडीपीएस में जा चुका है और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो संपत्ति उन्होंने इस नशीले कारोबार से जमा की है, इकट्ठा की है, वो बैंक के खाते तलाशे जाएंगे और उनको सीज कराएंगे। ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा की सुरई वन रेंज और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। सुरक्षा दल के प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी तराई केंद्रीय वन विभाग के संयुक्त ऑपरेशन में टीम बनाकर मेलाघाट में छापेमारी करने पहुंचे। इस छापेमारी के दौरान गुलदार की खाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि कई आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आगे कार्रवाई जारी है। देखिए, दिनांक 20/4/22 को तराई सुरक्षा वन सुरक्षा दल तराई केंद्रीय और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुल भट्टा के समीप 2 तस्करों को गिरफ्तार करना दिखाया गया था, जिसमें एक अभियुक्त फरार हो गया था और एक अभियुक्त को गुलदार की खाल के साथ पकड़ा गया था, जिसने अपना नाम दीनानाथ सनुप लक्ष्मण सिंह सरपुरा बताया था। दूसरे फरार अभियुक्त का नाम चूँकि बग्गा चौवन का रहने वाला खड़क सिंह बताया गया था, तो इस पर हमारे माननीय प्रभागीय वन अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुझे निर्देशित किया कि आप इसमें एक टीम गठित करके तुरंत कार्रवाई करके जांच आख्या प्रस्तुत करें कि एक्चुअल मैटर क्या है। तो हमने इस पर कार्रवाई की। तो जो हम इस कार्रवाई में हम मुख्य आरोपी जो खड़क सिंह को हमने खटीमा के समीप गिरफ्तार किया। 21 तारीख को एसटीएफ की सूचना आई कि एक बाघ की खाल लेकर 2 व्यक्ति शिकारगंज की तरफ से हल्द्वानी को आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा सूचना विश्वास करते हुए इनको पुलभट्टा के पास पकड़ा गया। तो उसमें एक आरोपी खड़क सिंह फरार हो गया। हमारे द्वारा तुरंत पूछताछ के बाद जब पता चला कि इसने ये बोला उस पर मौके पर कि इस बाघ की खाल को हमने सुरई रेंज से मारा और वहीं से निकाला खाल। उसके बाद मैं आरोप सुरई से संपर्क कर उनको बताया गया। इसमें रिखाड़ी जी की बड़ी विशेष भूमिका रही। तो उन्हें एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत खड़क सिंह को गिरफ्तार किया। खड़क सिंह को गिरफ्तार करने के बाद 2 अन्य साथी इसमें पकड़े गए। फिर हम आज यहाँ से ले जा रहे हैं और कल न्यायालय पेश करेंगे। जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सरकारी अस्पताल में मातृ एवं शिशु केंद्र फिर से संचालित हो गया है। करीब 8 महीने पहले ये केंद्र आग लगने के कारण बंद हो गया था और स्थानीय विधायक आदेश चौहान और एक निजी संस्था के सहयोग से उस अस्पताल को रेनोवेट किया गया। विधायक आदेश चौहान ने फीता काटा, अस्पताल का फिर से लोकार्पण किया और इस दौरान विधायक आदेश चौहान ने कहा कि नई सुविधाओं के साथ यह अस्पताल फिर से शुरू हुआ। यह अस्पताल स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित होगा। बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर प्रसूता महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक है, तो उनको पिछले 7-8 महीने के अंदर बहुत दिक्कतें रही हैं। जबकि हमारे जो यहाँ का स्टाफ है अपने पीएससी का यहाँ का, उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था बराबर वाले ही अपने पीएससी में की हुई थी, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त स्थान नहीं था। तो मैं जीवन बैंक फाउंडेशन
का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने CSR फंड से यहाँ पर लगभग 4.5-5 लाख रुपए खर्च करके इसको पहले वाली स्थिति में लेकर आए हैं। क्योंकि बहादुराबाद एक बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर प्रसूता महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक है, तो उनको पिछले 7-8 महीने के अंदर बहुत दिक्कतें रही हैं। जबकि हमारे जो यहाँ का स्टाफ है अपने PSC का, यहाँ का उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था बराबर वाले ही अपने PSC में की हुई थी, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त स्थान नहीं था। तो मैं जीवन बैंक फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने CSR फंड से यहाँ पर लगभग 4.5-5 लाख रुपए खर्च करके इसको पहले वाली स्थिति में लेकर आए हैं। क्योंकि बहादुराबाद एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये छोटे कदम प्रोजेक्ट है और 200 प्रोजेक्ट सब देश में किया ऐसा कोविड के बाद और उसके पहला, और हमको अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम लाना है सब लोग के लिए और इसलिए किया। सो हम बहुत थैंक यू फॉर हमको अपॉर्चुनिटी दिया करने के लिए, और मैं होपफुली ये रख सकता अच्छा से। और माँ चलिए बढ़ता आगे। हरिद्वार से गंगा स्नान कर मथुरा की ओर जा रहे यात्रियों से भरी बस मंगलौर थाने के पास अनियंत्रित होकर यहां पर पलट गई और हादसे में करीब 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय लोग और पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और जहां घायलों का इलाज जारी है। हल्द्वानी में चंपावत उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपचुनाव लड़ने का आह्वान किया है। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चंपावत उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के मकसद से चंपावत में उपचुनाव को लड़ेगी। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं, प्रभारी और केंद्रीय आलाकमान से बातचीत के बाद चंपावत उपचुनाव पर कोई फैसला लिया जाएगा। प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाना है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जिला मुख्यालय पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में विधायक राजकुमार पौड़ी ने विभिन्न विभागों और उनके अधीन चल रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम योजना की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जंगल की आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में रहनी चाहिए और साथ ही आग की सूचना मिलने पर तुरंत आग बुझाने के लिए प्रभावी कदम विभाग की तरफ से उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ शरारती तत्वों की धरपकड़ के लिए उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए, जिससे ऐसे शरारती तत्वों को सबक सिखाया जाए जो फायर सीजन में जंगलों में आग लगाने का काम करते हैं। और इस दौरान उनकी तरफ से जल संस्थान को निर्देशित किया गया आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में होने वाली पेयजल किल्लत को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करें और इसके साथ ही पानी की शॉर्टेज होने वाले क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश उनकी तरफ से विभाग को दिए गए हैं। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।